हेलो एवरीवन। इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्लास 11th क्लास की केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर कर रहे हैं। बेसिकली 1 मार्क के क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि बड़े क्वेश्चंस ज़्यादा मार्क्स आपको मिलें। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको बोलता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन वाइल वर्क इज नॉट वाई। देखो बच्चा, ये वाले जो क्वेश्चन है वो आपका जो परसों एग्जाम आ रहा है, एनुअल एग्जाम जो आपके पास है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और मैंने एक टाइप के एक ही क्वेश्चन रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं रखे। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको बोलता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन वाइल वर्क इज नोट। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जो आपके पास इनिशियल पॉइंट पर और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। आपके पास ऐसी टर्म, आपके पास ऐसे जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करती। वर्क इज नॉट, क्योंकि वर्क क्या करता है, आपके पास पाथ किस पाथ से फॉलोड आपके पास हुआ है। आपके पास, जैसे आप ये बोल सकते हो कि घर, आप अगर आपका स्कूल यहाँ है बेटा, घर आपके पास यहाँ है, आप सीधा गए हो तो काम आपको कम करना पड़ेगा, आप ऐसे घूम कर गए हो तो काम ज्यादा करना पड़ेगा। तो जो वर्क होता है वो पाथ फंक्शन होता है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन होता है। इसी को आपको यहाँ पे डिफाइन करना था। अगला क्वेश्चन देखो, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड H इक्वल टू यू प्लस पी वी, प्रूव, आपके पास आपको प्रूव करना है कि डेल्टा H है वो QP के इक्वल होता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स से और फॉर्मूले से आपको ये प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए आपके पास देखो, एंथैल्पी आपको क्या दिया है, H इक्वल टू यू प्लस पी वी आपको दिया है। ठीक है, अगर आपको डेल्टा H निकालना है तो मैं क्या करूंगी, डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा लूंगी तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ U प्लस PV आपके पास हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H आपके पास, यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ, डेल्टा U प्लस में P आपके पास बाहर रहेगा, डेल्टा V आपके पास इस तरह से रहेगा। ठीक है, फिर प्लस में V को कांस्टेंट मानेंगे, डेल्टा P आपके पास आ जाएगा। ये सबको आता होगा। पहले डेल्टा P को कांस्टेंट रखा, आपके पास डेल्टा V आया, फिर V को कांस्टेंट रखा, डेल्टा P आपके पास आया। तो इसको हमने क्या कर लिया, फर्स्ट इक्वेशन हमने मान लिया। इसके बाद देखो, आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस में W के इक्वल होता है आपके पास। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, आपके पास W है, आपके पास आपने उसकी वैल्यू को पुट करोगे बेटा, तो डेल्टा U की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। डेल्टा U क्या आ जाएगा, W क्या होता है, माइनस P डेल्टा V आपके पास आएगा, तो डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q माइनस P डेल्टा V आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो Q माइनस P डेल्टा V है, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, अगर मैं इस Q की वैल्यू निकालूंगी तो ये Q क्या आ जाएगा, डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V आपके पास आ जाएगा। समझ आई बात? तो ये Q किसके इक्वल है, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के इक्वल है। अगर आप ऊपर देखोगे, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V है, इसका मतलब आपके पास डेल्टा H है वो किसके इक्वल आ जाएगा, Q प्लस V डेल्टा P के इक्वल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था QP के इक्वल। मतलब आपके पास क्या है कि यहाँ पे P क्या है, कांस्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने P को कांस्टेंट रखा बेटा यहाँ पे, तो डेल्टा P क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास डेल्टा H किसके इक्वल आ जाएगा, QP के इक्वल आ जाएगा। यही चीज आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, वाई इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U नॉट सिग्निफिकेंट फॉर द सॉलिड और द लिक्विड। ठीक है, सिग्निफिकेंट क्यों नहीं होता वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इसका रीजन आप इस तरह से लिख सकते हो, बिकॉज दे डू नॉट सफर एनी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंजेस अपॉन द हीटिंग। इसी वजह से नहीं होता है। आगे है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछता है भाई। एक्सटेंसिव का मतलब क्या है, जो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, एन की वैल्यू पे डिपेंड करती है। इंटेंसिव का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो एन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट फॉर एन आइडियल गैस सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आपके पास आर। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। सॉरी बेटा, 11th क्लास के लिए आज ये लास्ट लेक्चर होगा आपके पास थर्मोडायनामिक्स का, ठीक है। इधर देखिए, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको प्रूफ करना है। तो उसके लिए देखो आपके पास क्या है, अगर आपके पास कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आप क्या कहते हो कि क्यू वी है वो किसके इक्वल आ गया, सी वी डेल्टा टी के इक्वल आ गया, और ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा ऑफ यू के इक्वल होता है। मैंने आपको याद कराया है हमेशा कि आप यूवी से याद रखो कि अगर क्यू वी आपके पास होगा तो यूवी का मतलब ये किसके इक्वल आएगा, डेल्टा यू के इक्वल आपके पास आएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे अगर आप क्यूपी लेते हो बेटा, तो आपके पास क्या होता है, सीपी डेल्टा टी के इक्वल आता है, और वो किसके इक्वल आता है, डेल्टा एच के इक्वल आपके पास आता है। हम हमेशा किससे याद करते हैं, यूवी और पीएच से याद करते हैं। अगर वी आपके पास आया तो डेल्टा यू के इक्वल आएगा, अगर क्यूपी आएगा तो आपके पास क्या होता है, डेल्टा एच के इक्वल आपके पास होता है, ठीक है। तो अगर हम 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की बात करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एच किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा आपके पास यू प्लस में आप वर्क डन वहां पे लेके चलते थे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ आपके पास पीवी के इक्वल आपके पास आ जाएगा। और आपको पता है अगर 1 मोल है तो पीवी किसके इक्वल आ जाएगा, आरटी के इक्वल आएगा। तो आपके पास डेल्टा यू प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा ऑफ आर टी के इक्वल आ जाएगा। अब आपको पता है कि आर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा यू प्लस में आर डेल्टा ऑफ टी के इक्वल आ जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन आपके पास बेसिकली आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप क्या कर लो, यहाँ पे ए नाम यहाँ पर आप दे सकते हो। इसके बाद देखो, अब डेल्टा एच और डेल्टा यू आपके पास है, और दोनों की वैल्यू हमने अभी अभी ऊपर निकाली थी कि डेल्टा एच की वैल्यू किसके इक्वल आती है, क्यूपी के इक्वल है। तो आप क्या लिखोगे, क्यूपी इक्वल टू आपके पास क्यूवी प्लस में आर डेल्टा टी यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, आपके पास क्या आ रहा है, डेल्टा टी आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने क्या 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 कर दिया यहाँ पे। अच्छा सॉरी, हाँ आप क्या करो बेटा, अब क्यूपी की वैल्यू आप सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, ऐसे करने की बजाय डेल्टा एच और डेल्टा यू आपके पास है, इन दोनों की क्यूपी या क्यूवी की बजाय आप सीवी, क्योंकि आपको सीपी माइनस सीवी रिलेशन लेकर आना है ना, तो ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो। अगर आप ये वाली वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा एच पे क्या आ जाएगा, सीपी डेल्टा टी आ जाएगा इक्वल टू आपके पास सी वी डेल्टा टी आएगा प्लस में आर डेल्टा टी आएगा। अब सब में आपके पास डेल्टा टी कॉमन है तो इसको आपने कट कर दिया तो क्या आ गया, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस में आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, आर। यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। क्लियर है। तो ये रिलेशन है, पेपर में बहुत बार पूछता है बेटा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, आप इसकी फोटो क्लिक कर सकते हो और इसको पढ़ भी सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बोलता है, शो दैट फॉर एन आइडियल गैस द मोलर हीट कैपेसिटी अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस इज इक्वल टू 3/2R। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार ये यहाँ पे रिपीट हुआ है। अब देखो आपके पास क्या है, आपको प्रूव करना है कि आइडियल गैस के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी है अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, सीवी की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है, 3/2 RT के इक्वल होती है। तो आप सबसे पहले लिखोगे बेटा कि आइडियल गैस के लिए हम जब काइनेटिक थ्योरी से बात करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल जो आपके पास होती है उसको किससे करते हैं, 3/2 RT से करते हैं। ठीक है, ये किस पे है, जब आपने क्या लिया, टी टेम्परेचर लिया, लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब T+1 केल्विन टेम्परेचर पे बात की, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3/2 R T+1 आपके पास हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंक्रीज इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपके पास है 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 केल्विन जो आपने बढ़ाया है, वो क्या हो जाएगी, दिस माइनस दिस आपके पास आ जाएगा। दोनों को जब आप माइनस करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 3/2 R के इक्वल आपके पास आ जाएगा, और यही चीज आपको प्रूव करनी थी। क्लियर है।
इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोलता है 1.25 ग्राम सैंपल ऑफ octane is burned in excess of oxygen in a bomb calorimeter. The temperature of the calorimeter rises from 294.05 to 300.78 Kelvin. If the heat capacity of the calorimeter is 8.93 kilojoule per Kelvin, find the heat transfer to the, आपके पास कैलोरी मीटर आपको यहाँ पे निकाल कर बताना है। तो देखो आपको क्या दिया है, सबसे पहले 1.25 ग्राम मतलब आपको मास दे दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अब ये मास आपके पास है, ऑक्टेन आपको दिया हुआ है, साथ में इसने क्या बोला है, टेम्परेचर कितने से कितना बड़ा है, आपके पास 294 से 300 पॉइंट समथिंग है। तो आप क्या करोगे, राइज इन टेम्परेचर निकालोगे, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू निकालोगे कि कितना बढ़ा है, 6.73 केल्विन आपके पास बढ़ गया है, ठीक है। आपको हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, मतलब सी की वैल्यू आपको गिवन है 8.93 किलो जूल पर केल्विन आपके पास। आपको क्या निकालना है, हीट ट्रांसफर बताना है, ठीक है। अब देखो हीट ट्रांसफर किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपल एमसी डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला है, सीधी वैल्यू पुट करनी है भाई, मास की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, उसके बाद आप सी की वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा टी की वैल्यू पुट करोगे, तो आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको किलोग्राम के अंदर चेंज कर लेना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन, आपके पास कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथाइलिन, इथाइलिन गैस टू फ्रॉम CO2 एंड द water at 298 Kelvin temperature and 1 atmospheric pressure. Heat of formation of CO2 water और C2H4 ये आपको यहाँ पे गिवन है, मतलब डेल्टा H CO2 के लिए गिवन है, वाटर के लिए गिवन है, C2H4 के लिए गिवन है। आपको क्या निकालना है, हीट ऑफ कंबशन यहाँ पे निकालना है। तो देखो सबसे पहले सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, आपको पता है डेल्टा आर जो रिएक्शन एच रिएक्शन के लिए होता है, वो डेल्टा एच आपके पास प्रोडक्ट के लिए माइनस में डेल्टा एच आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यूज जो आपके पास होती हैं रिएक्टेंट के लिए, इसके इक्वल होता है, उन सबका समीशन, मतलब सभी प्रोडक्ट को ले लो, आप सभी रिएक्टेंट्स को ले लो। अब देखो प्रोडक्ट में जब हम बात करते हैं इसी रिएक्शन के लिए, तो आपके पास ये रिएक्शन है लिखी हुई है, प्रोडक्ट में क्या है, आपके पास CO2 और वाटर आपके पास है। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, रिएक्शन हमेशा आपको बैलेंस्ड लिखनी है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस मतलब C2H4 आपके पास है, 3O2 है, यहाँ पे क्या है 2CO2 प्लस में 2 वाटर है। बैलेंस रिएक्शन लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वैल्यू आपके पास गलत हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 2CO2 है, अब देखो CO2 की वैल्यू क्या है, -393.7 केल्विन आपके पास है, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई आपके पास कितना, -393.7 आपके पास रह गया, ठीक है। अब देखो वाटर के लिए कितना है, वाटर के लिए है 241 आपके पास। अब वाटर भी कितना है आपके पास, कितना है 2 मोल आपको यहाँ पे गिवन है, तो आप क्या करोगे, प्लस में प्रोडक्ट की सारी वैल्यू का सम करोगे बेटा, 2 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 240 1.8 आपके पास होगा। तो ये आपने क्या निकाल लिया, समेशन निकाल लिया जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है उनका, ठीक है। अब आएगा माइनस साइन, माइनस के बाद क्या आएगा, इनटू में देखो C2H4 का क्या है, 1 मोल है, तो सिंपल वैल्यू आएगी, इसका मतलब कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 52.3 आपके पास रहेगा, क्लियर है। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या रहता है आपके पास, सिंपल 0 रहेगा, तो इसको आप ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, इस पूरे को आपको सॉल्व करके रखना है। अब O2 का 0 क्यों होता है बेटा, क्योंकि ये एलिमेंटल सब्सटेंस आपके पास होता है, ठीक है, सिंपल एलिमेंट आपके पास है, तो जितने भी एलिमेंट अगर लिखे हुए होते हैं आपके पास, तो उन सबको आप 0 लेके चलोगे, बाकी आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, तो डेल्टा H की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। एक बार आंसर देख लेते हैं। हाँ, ये देखो भाई, डेल्टा एच है, आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है, सिर्फ आप सॉल्व करोगे बेटा, तो आपके पास आंसर कितना आएगा, -1323.3 किलो जूल आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गिव 2 एग्जांपल ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर ड्राइवन बाय द एंथैल्पी चेंज। कोई 2 एग्जांपल आपको बताने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल हैं, एक वाटर की प्रिपरेशन मैंने लिखी हुई है, एक आपके पास क्या है, अमोनिया की है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेसिकली, क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, माइनस है। अगला क्वेश्चन देखो,
विल द heat release in the following two reaction be equal? give reason in support of your answer. इसको नीचे वाले को थोड़ा सा रब कर देती हूँ. हाँ भाई, क्वेश्चन देखो आपको क्या बोलता है. इसने बोला है कि विल द हीट रिलीज इन द फॉलोइंग टू रिएक्शन बी इक्वल? क्या दोनों की हीट रिलीज बराबर होगी आपके पास? आपको रीजन यहाँ पे बताना है. देखो सबसे पहले क्या है, वाटर बन रहा है बेटा. आपने क्या लिया है, H2 के अंदर हाफ O2 डाला है और आपके पास वाटर है, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में है, मतलब वेपर्स आपके पास बेसिकली बन रहे हैं. ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या बन रहा है, पानी आपके पास बन रहा है. अब दोनों अलग अलग फॉर्म है, तो यहाँ पे जो हीट रिलीज आपके पास रहेगी वो कभी भी इक्वल नहीं होगी. इस बात का ध्यान में रखना है. ठीक है, अब जो इक्वल नहीं होगी उसके लिए क्या होता है, बेसिकली जो हीट रिलीज होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो आपके पास डिपेंड करती है कि रिएक्टेंट क्या है, वो प्रोडक्ट आपके पास क्या है, और उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो आपके पास क्या है, उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है. तो जब आप ऊपर वाली रिएक्शन में देखोगे, प्रोडक्ट आपके पास क्या है, रिएक्टेंट सारे सेम है, सबकी फिजिकल स्टेट सेम है, लेकिन यहाँ फिजिकल स्टेट आपके पास अलग है, इसीलिए वैल्यूज भी आपके पास क्या हो जाएंगी, अलग आपके पास हो जाएंगी. ठीक है, आंसर आप देख सकते हो कैसे लिखोगे. ये देखिए, आंसर आप लिख सकते हो, नो द हीट रिलीज इन द टू रिएक्शंस आर नॉट इक्वल. द हीट रिलीज इन एनी रिएक्शन डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट. Hence in the first reaction water produced is in the gaseous state, whereas in the second reaction liquid is formed. As we know that when water vapors condense to from water, heat equal to the latent heat of vaporization is released, thus more heat is released in the second reaction. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एंड द बॉन्ड एंथैल्पी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है बेटा. अभी रिसेंटली तो नहीं पूछा है, लेकिन अगर हम हाँ, 7-8 साल पहले के अगर क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं तो वहां पे इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो ये दोबारा से भी कभी ना कभी पूछा जा सकता है, तो इसको जरूर करेंगे. आपको बताना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और बॉन्ड एंथैल्पी में क्या रिलेशन बेसिकली होता है. आप सीधा का सीधा यहाँ पे लिख लिख सकते हो. ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है वैसे, सिंपल आप डेफिनेशंस करके दोनों के फॉर्मूले लिख के यहाँ पे बता सकते हो. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. द रिएक्शन, आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, कार्बन के अंदर ऑक्सीजन डाला, CO2 बन गया. ठीक है, ये आपके पास हीट रिलीज है, उसकी वैल्यू आपको गिवन है. आगे कहता है रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड द कंबशन ऑफ कार्बन. ठीक है, राइट द डेल्टा H0 वैल्यू फॉर बोथ द प्रोसेसेस. आपको वैल्यूज यहाँ पे बतानी है. ठीक है, बोथ द प्रोसेस, कौन से बोथ द प्रोसेस, अच्छा दो चीजों के लिए वैल्यू बतानी है, पहला फॉर्मेशन ऑफ CO2 के लिए और दूसरा कंबशन ऑफ कार्बन के लिए वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी है. अब देखो, अगर आप एंथैल्पी की बात करते हो कि CO2 आपके पास की एंथैल्पी जो है वो आपके पास क्या होएगी, अगर ये रिलीज हो रही है बेटा आपके पास, तो यहाँ पे कितना बनेगा, -393.5 बन जाएगा. क्यों, क्योंकि हम एक CO2 के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं, सारों के 1 मोल है, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम कार्बन की भी बात करेंगे तो भी आपके पास वैल्यू सेम रहेगी. अगर इनके नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते तो वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाती, उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलता. अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ इज एंथैल्पी रिलेटेड टू स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, आपको बताना है कि एंथैल्पी है वो स्पॉन्टेनिटी से किस तरह से रिलेट करती है. देखो, मेजॉरिटी ऑफ आपके पास जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो आपके पास स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी आपके पास कम होती है, और बर्निंग ऑफ सब्सटेंस है आपके पास, वो क्या है, आपके पास एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आपके पास होती है. जैसे इसका बहुत फेमस एग्जांपल है, अभी अभी आपने ऊपर देखा कि कार्बन के अंदर अगर ऑक्सीजन डालते हैं तो CO2 बनता है. ठीक है, यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू क्या है, माइनस ऊपर लिखा हुआ है ना बेटा, -393.5 किलो जूल पर मोल. ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आती है. इसी तरह से जब आप एसिड और बेस का जब आप न्यूट्रलाइजेशन करते हो, मतलब आपके पास बेस है NaOH, उसके अंदर आपने एसिड डाल दिया, HCl डाल दिया, तो क्या बनता है, सोल्ट आपके पास बनता है NaCl, प्लस में पानी निकल जाता है. तो यहाँ पे भी डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है. तो ये सारे के सारे क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपके पास है. आपने एग्जाम्पल के साथ इसको समझा दिया. ठीक है,
अब ये तो बात थी। अच्छा एक चीज़ और, ये बात थी आपके पास जब आपके पास डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आती है। अब बहुत सारी रिएक्शन बेटा, कुछ रिएक्शन आपके पास वो भी होती हैं जहाँ पे हीट रिलीज नहीं होती, इवन आपके पास क्या है, आपके पास हीट एब्जॉर्ब होती है, और फिर भी वो क्या होते हैं, आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बेसिकली वो आपके पास होते हैं। जैसे अगर आप वाटर का कन्वर्जन करते हो, अगर आपने वाटर लिया है, वाटर को उसके वेपर्स फॉर्म में अगर आपने कन्वर्ट किया तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो इस तरह से आपको क्या करना था, इसको एक्सप्लेन करना था। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इस तरह से एग्जांपल दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आपके पास डेल्टा एच दिया है और डेल्टा एस दिया है। ठीक है, डेल्टा एच और डेल्टा एस है, दोनों की वैल्यू दी है, ये दोनों वैल्यूज आपके पास है। रिएक्शन बेसिकली आपको दे दी है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन है। आगे कहता है अबव व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस, किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो स्पॉन्टेनिटी अगर आपको चेक करना है तो ऑब्वियस सी बात है, आप गिब्स फ्री एनर्जी पे डिपेंड करती है स्पॉन्टेनिटी। आप क्या बोलते हो, अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है तो आपके पास क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। अब देखो डेल्टा एच नेगेटिव होने का मतलब क्या है, कि डेल्टा एच क्या होगा, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ध्यान से समझना बात को। ठीक है, अगर ये आप नेगेटिव चाहते हो, अगर ये नेगेटिव चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप इस वाले पार्ट को बड़ा चाहते हो। इसका मतलब आपके पास ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। लेकिन एक बात को समझो, ये ओवरऑल वैल्यू आपके पास बड़ी होनी चाहिए, इसका मतलब डेल्टा एच आपके पास थोड़ा बहुत छोटा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने ये वाली वैल्यू आपने बढ़ा दी, डेल्टा एच अगर आपके पास छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास ये वाली वैल्यू बढ़ाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगी, मतलब कहने का मतलब है, अगर ये पॉजिटिव ले लिया बेटा, ये भी पॉजिटिव आपने ले लिया, तो ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, और ये ओवरऑल वैल्यू आपके पास बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास मतलब डेल्टा डेल्टा टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब टेम्परेचर है तो आपके पास डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए। ये आगे जो भी वैल्यू इनकी आएगी, आप उस टेम्परेचर से डिपेंड कर दोगे कि आपके पास डेल्टा जी है वहां पर नेगेटिव आ रहा है, और इस टेम्परेचर के बाद आपके पास रिएक्शन क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। तो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर आपके पास डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, डेल्टा एच की वैल्यू भी लिख दोगे, डेल्टा एस की वैल्यू भी लिख दोगे। क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ देखो रिएक्शन है, इधर देखिए यहाँ लिखा है टी डेल्टा एस बड़ा होना चाहिए, टी क्या होना चाहिए, दिस बाय दिस करके बड़ा होना चाहिए। तो टेम्परेचर कितना है, ये मतलब इस टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर पर रिएक्शन आपके पास क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, इसके बाद देखो, दो तीन क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 3 मार्क्स के भी लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको डेल्टा यू और डेल्टा एच है, उन दोनों की रिलेशनशिप बतानी है। फॉर्मूला याद रखना भाई, फॉर्मूला जनरेट जो आपके पास है इससे कहीं ज्यादा सीधा फॉर्मूला याद करना है। डेल्टा एच है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी होता है, अभी अभी पिछली डेरिवेशन के अंदर भी हमने यूज किया है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हो किस तरह से आपके पास आया है। इसके बाद ये दोनों के रिलेशंस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इट हैज बीन फाउंड दैट 2 to 1.4 जूल इज नीडेड टू हीट 30 gram of the ethanol from this 15 degree Celsius to 18 degree Celsius. Calculate the specific heat capacity and the molar heat capacity of the ethanol. देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस, नीचे मास इनटू राइज इन टेम्परेचर होता है। तो सबकी वैल्यू गिवन है, जूल में आपके पास हीट एब्जॉर्ब गिवन है, मास गिवन है 30 ग्राम, और आपका राइज इन टेम्परेचर गिवन है 15 से 18 पे गया, मतलब 3 बढ़ा। सबकी वैल्यू को लिखोगे, आपके पास क्या आ गया, सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी के लिए क्या करोगे, उसको इसके स्पेसिफिक हीट को क्या करोगे, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब मोलर मास क्या है, आपके पास किसकी बात हो रही है, इथेनॉल की बात हो रही है, तो इथेनॉल का मोलर मास निकालो, 46 आएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी आपके पास आ जाएगी। भाई ये थे आपके 2 और 3 नंबर के क्वेश्चंस।
गला दर्द होने लग गया बोलते बोलते। ये कुछ सिंपल सी डेफिनेशंस है बेटा। सिस्टम क्या होता है? सराउंडिंग, जहाँ पे जिस पे काम करते हैं वो सिस्टम, उसको छोड़ के बाहर की चीजें सराउंडिंग। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि एनर्जी आपके पास है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग पढ़ सकते हो, इजी इजी से क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये ध्यान से देखो। व्हाट विल हैपन टू द इंटरनल एनर्जी इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम? अगर वर्क बाय द सिस्टम हो गया मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। उसके बाद ये सब है, ये सब फॉर्मूले नीचे जब हम गए थे तब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब देखिए डेल्टा एच नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब होता है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब हीट बाहर निकल रही है। डेल्टा एच पॉजिटिव होता है मतलब आपको हीट देनी पड़ रही है। ठीक है भाई, ये फॉर्मूले आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के लिए हैं। इस पे भी क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, सिंपल वैल्यूज आपको पुट करनी होती है बेटा। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट किसको कहते हैं, हीट कैपेसिटी किसको कहते हैं। ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, एक दो क्वेश्चन है बेटा, ये कर लेना। एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, हीट चेंज आपको निकालना है जैसे हमने किया था, सेम उसी मेथड से आपके पास होगा। ठीक है, तो ये 1 1 मार्क के कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, तो ये ज़रूर आप लोग करिएगा। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।